नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा है। उत्तर प्रदेश, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे मजबूत गढ़ मान के चल रही थी, वहां उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति से गुजरना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली गए थे और वहाँ पर प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई, उनका हौसला बढ़ाया। वहाँ से वापस आके योगी आदित्यनाथ ने पूरी मशीनरी को तेज करने की कोशिश की। मंत्रिमंडल की एक बैठक की जिसमें अधिकारी और तमाम लोग शामिल हुए। उन्होंने इस बैठक में सरकार के निर्देश दिए कि किस तरीके से जनता के बीच जाना है, जनता की सेवा करना है, बिजली को कैसे पहुंचाना है और लोगों की समस्याओं का कैसे समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री का जनता दर्शन बंद था। आचार संहिता के कारण उसे वापस शुरू किया गया है। ऐसे में दिल्ली से लौटकर योगी आदित्यनाथ पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जो योगी आदित्यनाथ के आलोचक हैं, जो बार बार योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते रहते हैं, उन्होंने एक नया रास्ता आज निकाला। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम यानी ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य शामिल नहीं थे। उनके कहने का मतलब ये था कि ये दोनों किसी नाराजगी के कारण शामिल नहीं हैं। हालांकि ये दोनों दिल्ली में हैं और कल प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए ये वहीं रुक गए हैं। लेकिन इस बात को जो विरोधी हैं उन्होंने एक अलग तरीके से पेश किया और लगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम यानी दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच अनबन है, लिहाजा वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। योगी आदित्यनाथ को लेके अफवाहों का दौर कोई पहली बार नहीं है। 2017 में जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से ये अफवाहों का दौर लगातार चल रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले लगभग घोषित हो गया था कि अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी किसी नए नेता के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। न केवल चुनाव लड़ा बल्कि बहुमत के साथ ज़्यादा संख्या में विधायकों को लेकर सरकार वापस आई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस, उसके समर्थकों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब बहुमत की सरकार बन जाएगी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तब वो योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि 2025 में नरेंद्र मोदी अपने उत्तराधिकारी के रूप में अमित शाह को आगे करेंगे। पार्टी ने इस बात का तो खंडन किया कि अमित शाह को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। नरेंद्र मोदी अभी भी और इसके आगे भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेके अरविंद केजरीवाल ने जो टिप्पणी की थी उस पर कोई खंडन नहीं आया। जो लोग हार की समीक्षा कर रहे हैं उनका मानना है कि एक बड़ा कारण हार का ये भी है कि योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेके एक प्रश्न चिन्ह था, जिससे उनके समर्थक वर्ग में निराशा हुई। वो वोट के प्रतिशत में दिखाई दिया। अगर हार के दूसरे कारणों की तरफ जाएं तो दूसरा बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात। कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो अपने ही प्रत्याशी को हराने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया कि ये कैंडिडेट हार जाए। तीसरी जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि प्रत्याशियों का जो चयन किया गया था वो ठीक नहीं था। जिन प्रत्याशियों की छवि खराब थी उनको भी टिकट दिया गया, लिहाजा वो चुनाव नहीं जीत पाए। चौथा जो बड़ा कारण है, संविधान और आरक्षण खत्म करने को लेके जो मुहिम विपक्ष ने चलाई, भारतीय जनता पार्टी का काडर और उसके कार्यकर्ता उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए।
पांचवा कारण माना जा रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी थे वो नाराज थे, चुनाव प्रक्रिया में वो लगे हुए थे। ये परिणाम सामने देखने को मिले हैं। एक और बड़ा कारण माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जैसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी आईटी सेल थी, वो सक्रिय थी, इस बार उनकी सक्रियता वैसी नहीं रही है। उसके मुकाबले विपक्ष की सक्रियता सोशल मीडिया पर ज़्यादा रही है। लिहाजा जो बातें अफवाह के रूप में भी थी, उनको भी ऐसे प्रचारित किया गया जैसे वो सच हो। खास तौर से आरक्षण खत्म होने की बात और संविधान। जब भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि उसे 400 पार सीटें लानी है, तब ये सवाल उठा कि भाई 400 पार सीटें क्यों चाहिए। ऐसे में कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा, नेताओं द्वारा इस तरीके का बयान आ गया कि संविधान में बदलाव करना है। अब वहाँ से बात उठ गई कि संविधान में बदलाव का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है। ऐसे में आरक्षण का समर्थक वर्ग भारतीय जनता पार्टी से कट गया और वो विरोधी पक्ष के साथ खड़ा हो गया। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ये इसलिए हुआ क्योंकि सोशल मीडिया पर सही तरीके से, प्रभावी तरीके से इस बात का खंडन नहीं किया जा सका। जिस तरीके से भाजपा का सोशल विंग पहले सक्रिय था, इस चुनाव में वो सक्रिय नहीं दिखा। लिहाजा विरोधियों का जवाब देना कठिन पड़ गया। लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है और वो आरक्षण खत्म करना चाहती है। लिहाजा उन्होंने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। भारतीय जनता पार्टी को अपने लाभार्थी वर्ग पर बहुत घमंड था, गर्व था और उसे लगता था कि ये वर्ग ऐसा है जो उसे जिता देगा। लेकिन ये लाभार्थी वर्ग इस बार आरक्षण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला गया। भारतीय जनता पार्टी का एक और बड़ा मॉडल था पन्ना प्रमुख। पन्ना प्रमुख पहले एक पन्ना प्रमुख 27 लोगों के जिम्मे था, लेकिन बाद में कहा गया कि अब 10 लोगों पे एक पन्ना प्रमुख होगा और उस पन्ना प्रमुख का कार्य अपने से जुड़े 10 लोगों को चुनाव और मतदान से जोड़ना था। लेकिन ये पन्ना प्रमुख का जो मॉडल था इस चुनाव में दिखा नहीं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो मतदान हुआ वो कम था और उस कम हुए मतदान का असर ये पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हुए और सीटें घट गईं। ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इसका प्रभाव था, लिहाजा उत्तर प्रदेश में नुकसान ज़्यादा हुआ। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो अलग समीक्षा करती है वो किस तरीके की समीक्षाएं होंगी और क्या चीज़ें उसमें निकल के बाहर आएंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक रूप से उन कमियों को बताएगी या सिर्फ अपने अंदर ही उन पे विमर्श करके छोड़ देगी। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी की इस करारी हार का कारण क्या था। शुक्रिया, धन्यवाद।